हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड पर। और जैसा कि आपको पता है, शाम की 5 बजे की आपकी क्लास होती है सीटेट और एमपीटेट स्पेशल क्लास। और उसका पैडागॉजी जो सेक्शन होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पार्ट है दोनों ही एग्ज़ाम में। बिना इसके आपकी नैया पार नहीं लगने वाली है, इसी पे फोकस सबसे ज़्यादा करना है फिलहाल। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन आज का बिना टाइम वेस्ट किए। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। और आज जो है हम देखने वाले हैं हिंदी पैडागॉजी के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगला देखते हैं क्वेश्चन पहले। निम्नलिखित में से कौन सा वाचन पठन कौशल का उद्देश्य है? बालकों के स्वर में आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करा दिया जाए कि वे यथावसर भावों के अनुकूल स्वर में लोच देकर पढ़ें। बालकों को वाचने के माध्यम से सप्त ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराया जाता है। वाचन की इस कला से छात्र मुंह व जिह्वा के उचित स्थान से ध्वनि उच्चारित करते रहेंगे। वाचन से अक्षर उच्चारण ध्वनि बल निर्गम सरस्वता आदि को सम्यक संस्कार प्राप्त होता है, या फिर ये सभी? एंड करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। ये सारे ही जो है वो वाचन पठन कौशल के उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु क्या आवश्यक नहीं है? वाद विवाद करना, उनमें सामाजिक गुणों का विकास करना, समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने वाले अवसर उपलब्ध कराना, या पाठों को रटवाना। एंड इसके लिए जो करेक्ट आंसर होता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, पाठों को रटवाना। रट्टाफिकेशन से आलोचनात्मक चिंतन का विकास कैसे होगा, है ना? क्योंकि रटने में कुछ सोचना तो पड़ता नहीं, जो लिखा है बस उसको रट डालो एज इट इज़। अगला देख लेते हैं प्रश्न हम। निम्नलिखित में से किस कौशल में निपुण होने के बाद स्वराघात, बलाघात व स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार छात्र किसी कथन को समझ सकता है? श्रवण कौशल, पठन कौशल, वाचन कौशल, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, श्रवण कौशल, क्योंकि जब तक छात्र सुनेगा नहीं, सुना नहीं रहेगा कि किस तरह से किसी भी चीज़ को, किसी भी कथन को किस तरह से हमें हाई एंड लो करके जो है पढ़ना है, उतार चढ़ाव देना है स्वर में, बिना सुने नहीं सीखा जा सकता है। ठीक है, सिर्फ पढ़कर आप नहीं सीख सकते हैं कि किसी भी चीज़ में उतार चढ़ाव कैसे लाना है। तो श्रवण कौशल में जब छात्र निपुण हो जाएगा, वो सुन के समझने लगेगा कि इस जिस तरह से हमने सुना है एज इट इज़। जैसे सॉन्ग गाते हैं, सॉन्ग में उतार चढ़ाव होता है, गाना। तो गाना क्या है, पहले सुनते हैं, तो पहले कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ सुनते किसी राग में है, गाते किसी राग में है। लेकिन जब वो श्रवण कौशल में निपुण हो जाते हैं, तब वो उनकी कैचिंग पावर इतनी हो जाती है कि जिस उतार चढ़ाव के साथ उन्होंने सुना था, उसी उतार चढ़ाव के साथ ही वो उसको व्यक्त कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? प्रश्नोत्तर, सस्वर वाचन, भाषण, या फिर ये सभी? श्रवण कौशल की बात हो रही है, यानी जिससे बच्चे सुने, सुन के समझें, तो भाषण भी सुन के वो समझते हैं। सस्वर वाचन भी सही है, क्योंकि सस्वर वाचन में क्या है, आवाज़ की जाती है, बोल बोल के पढ़ा जाता है। प्रश्नोत्तर भी सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सही होता है? 4 वाला आपका सही हो जाएगा, ये सभी। भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना, ये एक बहुत ही पुराना और बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है हिंदी पैडागॉजी में। गायन को महत्व देता है, परंपरा का को निर्वाह करना है, भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है, या बच्चों को संगीत सिखाने से जुड़ा है? और उत्तर इस प्रश्न के लिए आपका सही होता है ऑप्शन नंबर सी, भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है। पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए ज़रूरी है कि क्या? बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए, बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए, बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए, या बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाएं? और सही उत्तर होगा आपका विविध मतलब अलग अलग टाइप की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए
तो ये ज़्यादा सही होगा, पढ़ने की कुशलता जो है वो ज़्यादा विकसित होगी। और पहले ये होता था, अब तो मोबाइल वगैरह चल गया है, अब तो लोग गूगल विकीपीडिया तो कोई यूज़ ही नहीं करते हैं बच्चे, सीधे यूट्यूब ही यूज़ करेंगे, वीडियो देख कर ही कोई चीज़ पढ़ेंगे या सीखेंगे, है ना। ये चीज़ें हो गई हैं। पहले जो है बुक्स होती थी, चंपक आता था, कॉमिक्स आती थी, यानी कि पढ़ने वाली पठन सामग्रियों की भरमार होती थी। मनोरंजन भी करना है तो मनोरंजन में भी पढ़ाई हो जाती थी, पठन कौशल विकसित हो जाता था, ठीक है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आज ये सिचुएशन है कि बहुत अच्छे अच्छे स्कूल के बच्चे फोर्थ फिफ्थ क्लास में आ जाते हैं, पर हिंदी वो सही से रीडिंग नहीं कर पाते हैं, या रीडिंग कर भी लेते हैं तो लिखने में उनमें मात्राओं में गलती होती है। ज़्यादातर जो मैंने देखा है इस जनरेशन में वो चीज़ यही इसी वजह से हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्यतः स्वर पठन किया जाना अपेक्षित है? जीवनी, आत्मकथा, निबंध, एकांकी। अनिवार्य रूप से स्वर पठन ही किया जाना सही रहेगा। किस चीज़ का? और बिल्कुल बिल्कुल सभी के उत्तर सही है। एकांकी। एकांकी एक छोटा सा नाटक होता है और इसमें क्या है, भावों को भी प्रकट करना होता है। तो जो भी इसमें डायलॉग्स होते हैं, क्योंकि डायलॉग डिलीवरी हमेशा एक्सप्रेशंस के साथ और उतार चढ़ाव के साथ होती है, इस वजह से इसका स्वर स्वर पठन करना ज़रूरी है। पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन क्या है? पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है, अर्थ को समझने में मदद करता है, केवल कविताओं पर ही लागू होता है, या पठन का एकमात्र आदर्श रूप है। और इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 2, अर्थ को समझने में मदद करता है भावपूर्ण पठन, यानी उसके भाव को ग्रहण करते हुए हम पढ़ रहे हैं कोई चीज़। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना क्या है? व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, केवल गद्य पाठों के अभ्यास का हिस्सा है। एक बार प्लीज़ वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। वैसे इस लाइक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बता दूं, लाइक या डिसलाइक दोनों से ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ रेटिंग ही इससे बढ़ती है, लेकिन वो पर्सनली मोटिवेट करने के बहुत काम आती है। अच्छा लगता है आप लोग लाइक करते हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी लाइक करेगा तो अच्छा ही लगेगा, तो कर दिया करिए प्लीज़, मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी आती है काफ़ी पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो सही आंसर है इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बना। सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? जो कथन उचित नहीं होगा वो बताइएगा। सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है, सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने उनका निर्माण करने में सहायक है, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, या सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। उचित नहीं हो जो कथन, तो यहाँ पे सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये उचित नहीं है, क्योंकि सुनना कौशल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम सुनेंगे तभी हम बोलना सीखेंगे, तभी हम पढ़ना सीखेंगे, हमें समझ में आएगा कि किस चीज़ को हमें किस तरह से बोलना है, किस तरह से उच्चारण करना है, ठीक है, कितना उतार चढ़ाव देना है, ये सब कुछ सुनने के बाद ही पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषा के शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है? विद्यार्थियों के जीवन से संबंध बनाना, महत्वपूर्ण परिणामों के साथ अनुभव को शामिल करना, विद्यार्थियों को यथासंभव परीक्षाओं में बैठाना, वैसे अनुभवों का अभिकल्पन करना जो विद्यार्थियों में रुचि पैदा करें। विरुद्ध बताना है और सही उत्तर होता है विद्यार्थियों को यथासंभव परीक्षाओं में बैठाना। ये जो है शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत ने मूल्यांकन व्यवस्था को कैसा बना दिया है, बताइए? बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है, बहुत अधिक विवरण को शामिल करते हुए थोड़ा जटिल बना दिया है, अस्पष्ट बनाया है क्योंकि विद्यार्थी के निश्चित रैंक को नहीं जाना जा सकता, केवल शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए ज़्यादा व्यापक बनाया है। तो देखिए इसमें तो केवल आ रहा है, सिर्फ केवल शैक्षणिक क्षेत्र में थोड़ी हम मूल्यांकन करते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन में तो सभी चीज़ की मूल्यांकन होता है, तो ये तो निगेटिव है। अस्पष्ट भी नहीं है और जटिल तो नहीं है, ठीक है, जटिल है भी तो भी क्या करना है, वो हम लोगों के लिए एक काम है और हम लोग को उसको एक अच्छे तरीके से करना है कुल मिला के, है ना, और हम उसके लिए ट्रेंड हैं, तो हम इसे जटिल नहीं कह सकते हैं। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है। सिर्फ उसके मार्क्स जो है अब
इसी का मूल्यांकन नहीं होता है कि कोई बच्चा अच्छे नंबर ले आ लिया, काम खत्म। बाकी उसमें क्या टैलेंट है, क्या है, वो कैसा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये पहले जो होता था वो अब नहीं है। निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। तो निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध भाव पक्ष से नहीं है? व्यक्तित्व की छाप, प्रभावोत्पादकता, पुनरावृत्ति का बहिष्कार या कल्पना प्रवणता। प्रवीणता होना चाहिए था आई थिंक। तो यहाँ पे जो सही है बहिष्कार, और निगेटिव वाले में चले जाइए। पुनरावृत्ति का बहिष्कार ये भाव पक्ष से संबंध इसका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मौन पठन का महत्व नहीं है? तो जो नहीं है वो बताइएगा, फटाफट से ऑप्शन से एक बार देख लीजिए। और इस प्रश्न के लिए आपका जो सही उत्तर हो जाता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए। मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क अक्रिय रहते हैं। निगेटिव वाला ऑप्शन है, ये सक्रिय रहते हैं एक्चुअली, है ना, अक्रिय नहीं रहते। आप भी कुछ चीज़ साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ रीड कर रहे हैं, तो क्या आपके आंखें और आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है? कर रहा है, तभी तो आप पढ़ पा रहे हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ये वाला जो है ये इसका महत्व नहीं है। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।